टू के अंतर्गत उपधातु ये टॉपिक देख रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में मांस धातु के उपधातु के अंतर्गत दूसरा उपधातु त्वचा, इसका डिटेल वर्णन देखा था। हमने उसके पर्याय देखे थे, उसकी गर्भावस्था में उत्पत्ति त्वचा की कैसे होती थी ये देखी। उसके बाद हमने चरक संहिता के अनुसार उसके 6 प्रकार और सुश्रुत संहिता के अनुसार उसके 7 प्रकार, उसमें उसके क्या नाम है, उसका प्रमाण कितना होता है, उसमें कौन सी व्याधियां उत्पन्न होती है, उसके कार्य क्या है त्वचा के, और महाभूत दोष धातु मल तथा प्रकृति के साथ उसका संबंध क्या है, और त्वचा की रोगों की नॉर्मल चिकित्सा में उपयोगी औषधि द्रव्य कौन से है, इसके बारे में देखा था। अब हम उपधातु के अंतर्गत नेक्स्ट धातु मेद धातु का उपधातु स्नायु, इसके बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट के दृष्टिकोण से मैं बता दूं, ये जो स्नायु उपधातु है, उसके बाद फिर जो अस्थि धातु आता है उसका उपधातु दंत है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए ऐसा भी नहीं, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है। और जब भी मेद धातु और अस्थि धातु इसके बारे में पूछा जाता है, तब उसमें इस चीजों को थोड़ी मात्रा में आप अंतर्भुत कर सकते हैं। तो मेद धातु का उपधातु स्नायु। स्नायु के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे स्नायु का स्वरूप व कार्य। स्नायु जो होता है वो किस प्रकार से रहता है और उसका कार्य क्या होता है ये देखेंगे। तो उसके संदर्भ में जो श्लोक है वो आया है सुश्रुत शारीर स्थान 5/40 and 41। सुश्रुत शारीर स्थान के 5वें अध्याय का 40वां और 41वां श्लोक। नोर्यथा फलका स्थिवर्ण बंधनेर्बहु वियुक्ता भारक्षमा भवेदप्सु नुयुक्ता सुस्माहिता एकमेव शरीरे अस्मिन् यावन्तः सन्धयः स्मृतः स्नायुभिर्बहुभिर्बद्धस्तेन भारसः नरः। इसमें अलंकारिक रूप में यह बतलाया गया है कि किस प्रकार स्नायु शरीर को बांध के रखता है। इस श्लोक में कहा है कि जिस प्रकार बहुत से लकड़ी के फट्टों को परस्पर अनेकों बंधनों से जोड़कर तैयार की गई नौका पानी में आदमियों के भार को सहन करने में सक्षम होती है, उसी प्रकार सारे शरीर में जितनी भी संधियां है वे सभी विविध प्रकार की अनेकों स्नायुओं से बंधी होने के कारण भार सहन करने में समर्थ होती है। ओके, जिस प्रकार से मैंने कहा कि इसमें अलंकारिक रूप से हमें स्नायु के कार्य को बतलाने की कोशिश की गई है कि जो नौका बनती है, जो लकड़ी होती है पानी के ऊपर तैरती है, उसका जो वेट होता है कम होता है, लेकिन उसको जब नौका का रूप दिया जाता है, यानी लकड़ियों के बहुत सारे लेयर्स लेके यानी फट्टे लेके अगर उसको एक संग बांधा जाता है और बांधने के बाद वो पानी में, उसकी टेंडेंसी तो है पानी में ना डूबने की, लेकिन उसमें अगर हम कोई ज्यादा भार भी डालते हैं तो भी वो उसको बहा के ले जाता है। ओके, इस प्रकार से नौका की रचना होती है। जिस प्रकार से नौका की रचना होती है उसी प्रकार से शरीर में जितनी भी संधियां होती है उस संधियों को बांधने का काम स्नायु करता है, और उसके वजह से शरीर अपना भार तथा जो कार्य वो करता है उस कार्य के लिए जो ऊर्जा लगती है वो भार उससे प्राप्त होता है। ये इस श्लोक में बताया गया है। दो अस्थियां लिगामेंट की वजह से
एक जगह आकर संधि बनती है और मांसपेशी व अस्थि टेंडोन के कारण एक जगह आकर जोड़े जाते हैं। ये वर्णन हमने इसके पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद स्नायु की उत्पत्ति। स्नायु की उत्पत्ति के लिए फिर से वही श्लोक आएगा जो हमने इसके पहले 2 बार हम देख चुके हैं। सिरा की उत्पत्ति में भी देख चुके हैं और हमने लिगामेंट्स जब देखे थे, ओके, यानी कंडरा जब देखी थी। कंडरा एक प्रकार है स्नायुओं का, इसीलिए वहां पे भी हमने यह श्लोक देखा है। अभी फिर से हम वही श्लोक देखते हैं। सुश्रुत शारीरस्थान 4/29। श्रुत शारीरस्थान की चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। मेदसी स्नेहमादयः शिरा स्नायु तोकमायु मापयुयात शिरा नाम तो मृदु पाक स्नायुनाम च तत्खरः। यानी वायु के द्वारा शिरा ही मेद के स्नेह से स्नायु यानी लिगामेंट्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मृदुपाक अगर उसका होता है तो शिरा उत्पन्न होती है और खरपाक होता है तो स्नायु की उत्पत्ति होती है। ओके, तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। ये श्लोक हमने 2 बार देखे है, इसीलिए इसे फिर से डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम स्नायु के बारे में और क्या वर्णन दिया है वह देखते हैं। स्नायु के प्रकार, इसका रेफरेंस है सुश्रुत शारीरस्थान 5/38। सुश्रुत शारीरस्थान के 5वें अध्याय का 38वां श्लोक। प्रत्यावंतो वृत्तश्च पृथ्व्याश्च सुशिरस्तथा। यहाँ पे स्नायु के 4 प्रकारों का वर्णन किया गया है। उसमें से सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्रतानवती स्नायु। संधि के स्थान पे रहने वाले 2 अस्थियों को एक जगह बांधने वाला स्नायु को प्रतानवती स्नायु कहते हैं। यह स्नायु हाथ व पांव के संधि प्रदेश में होता है। जो स्नायु संधि स्थान पे रहता है और वहां पे स्थित जो भी 1-2 जो संधियों का समूह है वहां पे उसको एक जगह बांध कर रखता है, उस स्नायु को प्रतानवती स्नायु कहते हैं। यह स्नायु मुख्यतः हाथ तथा पांव के संधि प्रदेश में स्थित होता है। उसके बाद नंबर 2 वृत्त स्नायु। वृत्त स्नायु को कंडरा कहते हैं, ये हम इसके पहले देख चुके हैं। वृत्त स्नायु हाथ, पांव, गर्दन तथा पृष्ठ प्रदेश में होते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है ये भी हम इसके पहले कंडरा के अंतर्गत देख चुके हैं। उसके बाद स्नायु का तीसरा प्रकार पृथु स्नायु। यह स्नायु आकार से चपटे यानी फ्लैट होते हैं। यह स्नायु वक्ष, पृष्ठ व शीर प्रदेश में होते हैं। इनकी जो रचना कही गई है वो चपटी होती है यानी फ्लैट होती है और इसका स्थान बताया गया है चेस्ट रीजन, बैक रीजन एंड जो क्रैनियल कैविटी का पार्ट होता है यहाँ पे हमें ये फ्लैट बोन्स मिलते हैं। उसके बाद लास्ट सुशीर स्नायु नंबर 4। आमाशय, लघ्वांत्र और बृहत आंत्र में स्थित स्नायु को सुशीर स्नायु कहते हैं। जैसे पाइलोरिक स्फिंक्टर, इलियोसिकल स्फिंक्टर, गुदमार्ग में स्थित एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर इत्यादि समावेश सुशीर स्नायु में होता है। सुशीर का मतलब होता है जहाँ पे खाली स्पेस होती है। तो आमाशय, लघ्वांत्र इसके अंदर स्पेस होती है और उसके जो ओपनिंग्स होते हैं उसको इन स्फिंक्टरों के द्वारा बंद या चालू किया जाता है। जैसे जो स्टमक होता है उसका कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। उसके बाद फिर जो इंटेस्टाइनल होते हैं उसकी शुरुआत पाइलोरिक स्फिंक्टर से होती है, ओके, और इलियोसिकल स्फिंक्टर से वो जो इलियम होता है उसकी एंड होती है
उसके बाद फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसकी एंडिंग एनल रीजन पे होती है, जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर होते हैं। तो ये जो होते हैं स्फिंक्टर, इनका समावेश सुषिर स्नायु के अंतर्गत होता है। उसके बाद हम सबसे आखिर में देखेंगे कि स्नायु ज्ञान का महत्व। हम ये स्नायु जो होते हैं उसके अलग अलग प्रकार हमने देखे, ये हम क्यों देखते हैं। दो शरीर घटक एक जगह पर बांधे रखना यह स्नायु का कार्य होने के कारण वार्धक्य अवस्था में भी वह मजबूत रहना आवश्यक होता है। इनका कार्य होता है शरीर घटकों को एक जगह बांध के रखना। ओके, तो वार्धक्य अवस्था में वात की वृद्धि होती है और शरीर में कार्शता काष्णता उत्पन्न होती है और शरीर कमजोर होने लगता है। तो वार्धक्य अवस्था में भी इनका मजबूत रहना आवश्यक होता है, नहीं तो शरीर अपना भार सहन नहीं कर पाएगा या कोई कार्य हम करते हैं तो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। संधियों को एक जगह बांधकर रखने वाले स्नायु मजबूत रहने के लिए तेल की नियमित मसाज व व्यायाम, विशेषकर कांधे पेट के मन को यानी रीढ़ की हड्डी के स्नायु जानुसंधि में स्थित दीर्घकाल तक उत्तम प्रकार से काम कर सकते हैं। ये जो संधियां होती है इसको मजबूत रहने के लिए, एक जगह पर बांधे रखने के लिए तेल की मसाज जो होती है उसकी आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ जो व्यायाम यानी एक्सरसाइज, इसकी वजह से वो मजबूत रहते हैं। तो ऑयल की मसाज एंड एक्सरसाइज अगर रहेंगे, स्पेसिफिकली जो बड़े बड़े संधियां होती है जैसे शोल्डर रीजन की, कंधे की है, उसके बाद फिर बैक रीजन की जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसकी, उसके बाद फिर जो एंकल जॉइंट होता है, नी जॉइंट होता है, वो उस संधियों के जो स्नायु होते हैं वो दीर्घकाल तक अगर उत्तम रहेंगे तो शरीर अपना कार्य दीर्घकाल तक योग्य तरीके से कर पाएगा और भारक्षम रहेगा। तो इसीलिए वहां पे एक्सरसाइज योग्य मात्रा में और ऑयल की मसाज की आवश्यकता होती है। अन्यथा स्नायु दुर्बल होने के कारण रीढ़ की हड्डी की विकृति जैसे स्लिप डिस्क, कंधे की विकृति जैसे फ्रोजन शोल्डर उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हम इनका ध्यान ना रखें तो ये दुर्बल होकर यानी कमजोर होकर इसमें अलग अलग प्रकार की विकृति आ सकती है। ओके, स्पॉन्डिलाइटिस होता है जिसमें स्लिप डिस्क के कारण, उसके बाद कंधे की विकृति हो सकती है जैसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की विकृति हो सकती है। तो इसलिए इन सभी संधियों का ज्ञान हमें होना आवश्यक होता है। अगर हमें इन संधियों का ज्ञान होता है, ये किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से योग्य रह सकती है और उसे ठीक रखने के लिए हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हमें स्नायु का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये मृत धातु का उपधातु था स्नायु। उसके बाद हम इसके बाद का धातु अस्थि धातु, उसके उपधातु के बारे में देखते हैं। अस्थि धातु का जो उपधातु होता है वो है दंत, यानी दांत, टीथ। तो हम इसका वर्णन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दंत के पर्याय। दंत के पर्याय है द्विज। द्विज का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाले। तो आपको पता है दांत जो होते हैं वो दो बार आते हैं, पहले मिल्क टीथ आते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बार परमानेंट टीथ आते हैं। तो दो बार ये उगते हैं, दो बार इनका जन्म होता है, इसीलिए इसको द्विज ये पर्याय दिया गया है। उसके बाद इसको रुचक या रुचक अस्थि ऐसे कहते हैं। रुचक का मतलब होता है रोचन करने वाले, टेस्ट देने वाले। तो हम कोई भी आहार ग्रहण करते हैं और उसको चबाते हैं, चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स होता है और सलाइवा मिक्स होने के बाद हमें उसकी टेस्ट आती है। ओके, यानी ये रुचन करता है, चबाया जाता है और उसके बाद हमें टेस्ट की प्राप्ति होती है। ये अस्थि
का उपधातु है, इसीलिए उसको अस्थि लगा के रुचक अस्थि, इसीलिए उसको रुचक या रुचक अस्थि ये पर्याय दिए गए हैं। इस प्रकार के इसके पर्याय है। दंत यह पितृज अवयव है। रचना शरीर में आपने पढ़ा होगा कि कुछ अवयव जो होते हैं वो मातृज होते हैं, कुछ अवयव जो होते हैं वो पितृज होते हैं। मुख्यतः पितृज अवयव जो होते हैं वो हार्ड रहते हैं और मातृज अवयव जो रहते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं। दंत जो है ये एक पितृज अवयव है। इसके अंतर्गत का पांचभौतिक संगठन अस्थि से निर्मित है और मजबूती इसमें होती है, तो इसमें मुख्यतः पृथ्वी महाभूत का ही आधिक्य होता है, क्योंकि ये कठिन व स्थिर होते हैं। हार्डनेस होती है और एक जगह पे स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। इसमें पृथ्वी महाभूत का आधिक्य होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस इत्यादि जो क्षारीय घटक होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसका आधिक्य होता है। पार्थिव घटकों की अगर शरीर में कमी हुई तो उसकी कमतरता की वजह से दंत रोग की निर्मित होती है। किसी कारणवश हमारे शरीर में पृथ्वी महाभूत का क्षय हुआ, ओके, तो पार्थिव घटक कम होने के कारण हमारे शरीर की अस्थियां कमजोर हो जाएगी और अस्थियां कमजोर हो जाएगी तो उससे निर्मित होने वाला उसका उपधातु यानी दंत भी कमजोर हो जाएगा और दंत रोगों की निर्मित हो जाएगी। सुश्रुत संहिता में दंत रोगों का हमें वर्णन मिलता है, वह दंत मूलगत व दंत रोग का भी समावेश उसमें होता है। उन्होंने दंत रोग के साथ साथ उसके जो मूल होते हैं, उसका जो स्टेम होता है, उसके मूलगत रोगों के बारे में भी वर्णन किया है। अष्टांग हृदय व सुश्रुत संहिता में वर्णित दंत धावन के लिए उपयुक्त वनस्पति। दांत जो होते हैं वो स्वच्छ रहने के लिए, साफ रहने के लिए और उसके कार्य योग्य तरीके से ज्यादा समय तक सही तरीके से होने के लिए उनको धोना यानी उसका धावन करना आवश्यक होता है। तो दंत धावन किस वनस्पति योग के द्वारा किया जाना चाहिए? ओके, जिस समय में ये वर्णन है उस समय में ब्रश की निर्मित नहीं हुई थी। ओके, दंत धावन के लिए जो ब्रश यूज किए जाते थे वो किस तरीके के होते थे? अभी जो होते हैं वो प्लास्टिक के रहते हैं, ओके, और उसमें फाइबर्स के टूथ रहते, लेकिन उस समय में जो पेड़ थे उनके शाखों के टुकड़े जो होते हैं वो दंत धावन के लिए यूज किए जाते थे। वही ब्रश रहता था और पेस्ट जो होता है, आज जिन वनस्पतियों के हम कांड दंत धावन के लिए यूज कर सकते थे उसी से पेस्ट की निर्मित की जाती है। ओके, कुछ पेस्ट है लाइक कोलगेट वगैरह, तो उसमें केमिकल्स रहते हैं। ओके, तो उस केमिकल्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो बताया जा रहा है उस वनस्पति के द्वारा में बताया जा रहा है जो वनस्पति आज भी अभी के पेस्ट में पाए जाते हैं दंत धावन के लिए। तो वो वनस्पति कौन सा है? तो बबूल, उसके बाद फिर बरगद के पेड़ जिसे अश्वत्थ कहा जाता है वो, उसके बाद कड़ू नींब, खदीर, उसके बाद त्रिफला इत्यादि। त्रिफला के अंतर्गत फिर तीनों भी आ गए, हिरडा, बेड़ा और आंवला। इन सभी के जो वनस्पति के जो कांड होते हैं, ओके, वो दंत धावन के लिए यूज किए जाते थे और कहीं पे आज भी उसका प्रयोग किया जाता है। या फिर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उस पेस्ट में भी इन वनस्पतियों को डाला जाता है। ओके, पहले जो मेडिसिन थे उन मेडिसिन का ज्यादा ये नाम नहीं आता था। ओके, लेकिन अभी आयुर्वेद की जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसके अनुसार इन मेडिसिन को स्पेसिफिकली बताया जाता है कि पेस्ट में इन्हीं वनस्पतियों को यूज किया जाता है।
ओके, तो ये वो वनस्पति थे। अब यहाँ पे एक मैं बात बता दूं, जो नमक में पेस्ट में नमक होता है ऐसा कहा जाता है, तो लवण रसात्मक चीजों से दंत धावन का वर्णन आयुर्वेद में कहीं नहीं मिलता है। ये वर्णन उन्होंने कहाँ से उन्होंने लिया और किस प्रकार की बातें करके पेस्ट को बेचा जाता है, ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस प्रकार का कहीं वर्णन आयुर्वेद में नहीं मिलता है और वो गलत भी है। उसके बाद दोष प्रकृति व धातु सारता का दांत पर होने वाला परिणाम। अब प्रकृति अनुरूप और सारता अनुरूप जो दंत होते हैं उसके ऊपर क्या परिणाम होता है, तो हम देखेंगे वात प्रकृति में सूक्ष्म दंत होते हैं, वात प्रकृति में छोटे छोटे दांत होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है, इसी प्रकार का हमें मिलता है। उसके बाद पित्त प्रकृति की जो व्यक्ति होते हैं उनके दंत विशुद्ध वर्ण के होते हैं। विशुद्ध का मतलब होता है वो शुक्ल वर्ण के रहते हैं, शुभ्र ऐसे सफेद वर्ण के रहते हैं। दांत व मसूड़ों की संधि ढीली हो जाती है, जल्दी ढीली हो जाती है, इस कारण दांत हिलते हैं। वो उष्ण व अम्ल गुण के कारण मसूड़ से खून निकलता है। जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनकी जो मसल होती है वो उतनी टोन युक्त नहीं होती, उसमें प्रॉपरली टोन नहीं होता है जैसे कफ प्रकृति में होता है। तो उनकी इसकी वजह से हमने देखा था कि पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में जल्दी झुर्रियां पड़ती है, रिंकल्स क्रिएट होते हैं। उसी प्रकार से इनकी मसल जो होती है वो भी ढीली रहती है। इसके कारण इनके मसूड़े जो रहते हैं वो ढीले रहते हैं, सैल रहते हैं। इसके कारण दांत हिलते हैं, और जब हिलते हैं और उसके मसूड़े जो होते हैं उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो वहां से खून निकलेगा, और ज्यादा हॉट या खट्टी गुण की अगर कोई चीज रहेगी तो उसकी वजह से दर्द होगा। ओके, तो ये पित्त प्रकृति के व्यक्तियों में हमेशा दंत शुक यानी दांत की बीमारियां कोई ना कोई चलती रहती है। उसके बाद कफ प्रकृति, कफ प्रकृति के दांत मजबूत होते हैं। मेद धातु सारता, अब धातु की सारता के अनुसार मेद धातु सार व्यक्तियों में दांत स्निग्ध होते हैं। ओके, तो जो शरीर का स्निग्धत्व रहता है मेद की वजह से वो हमें दांत में भी दिखने को मिलता है, उसमें एक प्रकार की चमक रहेगी, लस्टरनेस रहेगी। अस्थि धातु सारता, अब अस्थि का तो उपधातु ही दंत है, अगर अस्थि धातु सार रहेगा तो उस व्यक्ति के दंत भी मजबूत रहेंगे, आकार में बड़े रहेंगे। उसके बाद शुक्र धातु सारता, शुक्र धातु सारता में दांत ये स्निग्ध होते हैं, वृत्त यानी सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं, सारयुक्त होते हैं, मजबूत होते हैं, यानी संहत यानी उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है, एक लाइन में मोतियों के समान इनके दंत होते हैं। ये वर्णन हमने शुक्र धातु देखते वक्त भी देखा था। अब दंतों की संख्या, जो छोटे बच्चों में मिल्क की टीथ, पहले टीथ आते हैं जिसको हम प्राइमरी टीथ कहते हैं, उनकी संख्या 20 होती है। उसके बाद जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में जो टीथ आते हैं उनको सेकेंडरी टीथ, क्योंकि दूसरी बार आए इसलिए सेकेंडरी टीथ, या फिर परमानेंट टीथ, क्योंकि वो आने के बाद और कोई उत्पत्ति नहीं होती इसलिए उसको परमानेंट टीथ कहा जाता है। उनकी जो संख्या रहती है वो रहती है 32। तो ये आपकी एमसीक्यू के पॉइंट हो गए। 32 तो हर किसी को पता होता है, लेकिन जो प्राइमरी टीथ होती है उनकी संख्या 20 होती है। तो आपको एमसीक्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अस्थि व दंत, इनका परस्पर संबंध क्या होता है? अस्थि और दंत, उसको उसका उपधातु क्यों कहा जाता है? तो उसके बीच में सबसे पहला संबंध तो ये है कि दंत या अस्थि धातु का उपधातु होता है। अस्थि व दंत दोनों में पृथ्वी महाभूत का आधिक्य होता है, उसको
उपधातु इसलिए कहा गया है कि दोनों में आधिक्य जो देखा जाता है पृथ्वी महाभूत का होता है। उसके बाद दांत मुख में मसूड़ द्वारा हनवस्ती यानी मैक्सिलरी बोन एंड मैंडिबल में पक्के बैठे हुए रहते हैं। ओके, तो हमारे जो दांत होते हैं वो उसके मसूड़ों में, टूथ में, यानी वहां पे जो मैक्सिलरी बोन होता है उसमें जो सॉकेट्स बने होते हैं उससे मैंडिबल को कनेक्ट रहते हैं। इस प्रकार से वहां पे वो फिट रहते हैं और मैंडिबल मैक्सिलरी ये बोन है और उससे ही कनेक्टेड रहते हैं। इससे ये भी अस्थि और दंत के बीच का संबंध है। उसके बाद अस्थि क्षय से दांत हिलते हैं, दंत शिथिल्य होता है, वह गिरते हैं और उसका पतन भी होता है। अगर अस्थियों में क्षय हुआ किसी कारणवश तो क्या होता है, उसकी वजह से दंत शिथिल्य भी होता है और वो भी गिरते हैं। तो आपको पता है वृद्धावस्था में दांत जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, हिलने लगते, गिरते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में वात बढ़ने के कारण, उसके आश्रय से संबंधित अस्थि कम होने के कारण अस्थि का क्षय होता है और अस्थि का क्षय होने के कारण हमें दंत शिथिल्य या दंत पतन इस प्रकार के लक्षण हमें दिखते हैं। दांत व अस्थि इनको मॉडर्न के अनुसार देखेंगे तो दोनों में भी कैल्शियम और फास्फोरस इनकी मात्रा ज्यादा होती है और उसको योग्य रखने के लिए भी इसी प्रकार के आहार ग्रहण के बारे में कहा गया है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है। इस प्रकार अस्थि व दंत का पारस्परिक संबंध है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे प्रशस्त दंत के स्वरूप। प्रशस्त का मतलब योग्य दंत किसे कहते हैं। महादयस्था घना दंत स्निग्धा श्लक्ष्ण सीता सम, इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान। यहाँ पे किस अध्याय से ये श्लोक लिया गया है ये नहीं पता, लेकिन यह श्लोक अष्टांग हृदय शारीरिक स्थान के अंतर्गत का है। जो दंत होते हैं वो स्निग्ध रहते हैं, यानी उसमें एक चमक होगी, लस्टरनेस रहेगा। उसके बाद सुलक्षणत्व होता है, वो टूटे फूटे नहीं होते, मतलब जो उल्टी सीधी उनकी ग्रोथ होती है या फिर टूट जाते हैं जल्दी किसी कारण, उस प्रकार से नहीं होते, मजबूत होते हैं, सफेद वर्ण के रहते हैं, वह आकार में एक समान होते हैं। ओके, टेढ़े मेढ़े नहीं होती है, एक समान रो में फिक्स रहते हैं और यह दांत निरोगी भी होते हैं, इनमें किसी प्रकार की व्याधि की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार के जो दांत रहते हैं उनको प्रशस्त दंत कहा जाता है। इस प्रकार के दंत को योग्य दंत कहा जाता है। जो स्निग्ध रहते हैं, श्लक्ष्ण रहते हैं, उल्टे सीधे बढ़ते नहीं है, टेढ़े नहीं होते हैं, टूटते नहीं है, एक समान आकार में रो में फिक्स रहते हैं और जो निरोगी रहते हैं उन दंत को हम प्रशस्त दंत ऐसे कहते हैं। इस प्रकार आज हमने स्नायु तथा अस्थि इनके मेद तथा अस्थि इनके उपधातु देखे हैं। मेद का उपधातु स्नायु, वो हमने उसके स्वरूप, कार्य, उसकी उत्पत्ति, प्रकार और महत्व इन पॉइंट के अनुसार देखा। तो अस्थि दंत भी हमने उसके पर्याय, उसका पांचभूति संगठन, उसका दोष प्रकृति और धातु सहायता के साथ क्या संबंध है और प्रशस्त दंत किसे कहते हैं, इन पॉइंट के अनुसार देखा। इस प्रकार से हमने जो उपधातु है ये समाप्ति ये है। जो पहला धातु है रस धातु, उसके उपधातु स्तन्य और रज हम कभी बाद में लेंगे, वो डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम, लेकिन वैदिक क्षमत्व, ओके, इस पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।